अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 गाइटन की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में ये थोड़ा बहुत इन लोगों ने MCQ टाइप इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 40% स्केलेटन मसल है, 10% कार्डिक मसल है और इसमें से कुछ नहीं करना है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल अनाटमी में तो स्केलेटन मसल्स ये सारे ना आपके FSC वाला कंसेप्ट है, यहाँ से लेकर नियर अबाउट यहाँ तक। अगर आप इसे अपना FSC का रिवाइज जो कंसेप्ट है उसे रिवाइज़ करना चाहते हैं तो तब आप इसे देख सकते हैं। अलबत्ता अगर आप इसे नहीं भी पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर जो सिर्फ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जिनमें ये आई बैंड आ गया है और ए बैंड्स आ गए हैं, यानी कि जो थोड़े इटालियन लेटर्स में लिखी हुई है ना डेफिनेशंस, उन्हें ही एटलीस्ट आप तैयार कर लें तो काफ़ी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर ना इन लोगों ने बात की हुई है कि जो अच्छा ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एक आउटर कोट होता है मसल फाइबर्स के ऊपर 3 पॉलीसेकेराइड लेयर का। कभी कभार ये MCQs पूछ लिया जाता है, बाकी इसमें से कुछ नहीं करना। ये भी सारा FSC वाला कंसेप्ट है और ये भी सारा वही कंसेप्ट है। अगर टाइम हुआ तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ऐसा चीज़ ज़रूरत नहीं है। हाँ, सार्कोमेयर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जो सार्कोमेयर की डेफिनेशन है ये पूछी भी जाती है। टाइटन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और अगर तो यानी कि अगर किसी स्ट्रक्चर में से कोई क्वेश्चन आ सकता है ना तो वो टाइटन का ही सबसे पहले पूछेंगे। इसके बाद यहाँ तक सारा वह है, ये टॉपिक ना करो और इसको भी छोड़ दो। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन की। फ्लो चार्ट की सूरत में इसे बना के लिखना है और ये टॉपिक ना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि वो आपको एज सच इट इज़ तो नहीं देंगे, लेकिन वो ये कहेंगे कि एक पर्सन है जो कि रनिंग कर रहा है। मैं अगर इंग्लिश में बताऊँ तो पर्सन इज़ रनिंग, सो टेल द जनरल मैकेनिज्म फॉर द मसल कंट्रैक्शन या विच मैकेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कंट्रैक्शन। ये किसी भी तरह से क्वेश्चन है जिसमें ऐसी बात की गई हो जहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कंट्रैक्शन मसल का बताना हो, उसके अंदर आपने ये टॉपिक लिखना है। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसे फ्लो चार्ट पहले से ही बना लें, क्योंकि फिर एंड में वो याद नहीं रहता। यहाँ तक है टॉपिक। इसके बाद मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म से यहाँ पर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की सिर्फ डेफिनेशन आपने तैयार करनी है, ढूंढ लीजिएगा, बाकी एज इट इज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रक्टाइल फिलामेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन MCQs के लिए इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं अगर आप उन्हें ही तैयार कर लें तो काफ़ी है। इसके बाद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज एक्टिविटी ऑफ मायोसिन हेड। अगर आप इसकी हेडिंग ही कर लो ना तो आपका ये सारा टॉपिक हो जाएगा, यानी जो इसके अंदर इसने समझाया हुआ इस हेडिंग का ही एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है अगेन फॉर MCQs, SCQ नहीं आने वाला इसमें से। एंड इसके बाद हम बात करते हैं ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स, इससे नए शक ना करो, सिर्फ इसकी अगर पढ़नी होती है ये लाइन में पढ़ लेना कि वो असल में जो कंट्रैक्शन होती है, जो एक्टिव साइट्स होती हैं उसको कवर करके रखा होता है। इसके बाद ट्रोपोनिन इम्पोर्टेंट है और आपने इसे तैयार करना है, इसकी तीनों टाइप्स आनी चाहिए। इसके बाद इंटरेक्शन ऑफ वन मायोसिन फिलामेंट है। अच्छा, मेरे नज़दीक ना आप इसकी अगर वीडियो देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसकी वीडियो देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का तो बहुत ही कम टाइम है। जिन्होंने पहले से पढ़ लिया वो तो वेल एंड गुड। अगर बहुत ही कम टाइम है तो आपने क्या करना है, जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए उन्हें तैयार कर लें और हेडिंग्स तैयार कर लें, इस टॉपिक की हेडिंग्स तैयार कर लें और जो लाइंस मैंने हाईलाइट किए वो तैयार कर लें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंटरेक्शन ऑफ एक्टिवेटेड एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स। यहाँ पर वॉक अलोंग थ्योरी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा पावर स्ट्रोक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ तो आप लोग ना वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लें, बिकॉज के टाइम की शॉर्टेज है। इसके बाद ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं भी अगर मायोसिन की जो क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन का अगर कोई जिक्र आता है कि वो पूछते हैं कि मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस कैसे बनते हैं और उसमें किस तरह सारी ATP वगैरह ब्रेक डाउन होता है और किस तरह से आगे साइकिल कंटिन्यू करता है, ये टॉपिक आपने इसमें लिखना है। इसका भी फ्लो चार्ट आना चाहिए आपको। इसके अलावा यहाँ पे एक फैन इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसको सिर्फ रीड करना है। ये पहला टॉपिक है जो मैं आपको कह रहा हूँ रीड करना, बिकॉज के ये कंसेप्चुअल है। अगर आप इसकी 4 से 5 मिनट की वीडियो एक यूट्यूब पे अवेलेबल है, मुझे इसका नाम जहन में नहीं आ रहा, वो भी देख लेंगे तो ये टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद इफेक्ट ऑफ मसल कंट्रैक्शन, इसे बेशक ना पढ़ो, सिर्फ यहाँ पे 2 डेफिनेशन आती हैं। एक यहाँ पे सिर्फ इन लोगों ने एक्टिव टेंशन की दी हुई है डेफिनेशन, आपने JP से पैसिव टेंशन की भी देख लेनी है।
जेपी से पैसिव टेंशन की भी देख लेनी है डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद रिलेशनशिप ऑफ वेलोसिटी, सो मैंने एक ही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इन्वर्स रिलेशन होता है कंट्रैक्शन टू लोड से, सिर्फ इतना आना चाहिए और बाकी कुछ ना करो इसमें से। एनर्जेटिक्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन एज सच इट इज़, यहाँ पे सिर्फ ये आपको फार्मूला आना चाहिए। 3 सोर्सेज ऑफ मसल कंट्रैक्शन, अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपसे इस तरह सवाल नहीं करेगा कि बताएं 3 सोर्सेज ऑफ मसल कंट्रैक्शन कौन से हैं एनर्जी के, बल्कि वहाँ कहा जाएगा कि एक पर्सन है जो कि रनिंग कर रहा है, मैं अब उर्दू में बता देता हूँ। पर्सन है जो रनिंग कर रहा है, तो आपने ये बताना है कि जो उसकी एनर्जी प्रोवाइडिंग है या जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी कैसे पूरी हो रही है फॉर द मसल्स। सो बेसिकली वो इस टॉपिक की तरफ आपको इशारा दे रहा होगा। इसके बाद ये तमाम आपने ना अच्छा, इसको फिर हल करने का आसान तरीका ये है कि आपने इसकी टाइमिंग देख लेनी है, कितने टाइम में कौन सा जो कंपाउंड है वो प्रोवाइड कर रहा है। जैसे स्टार्टिंग में जो एटीपी है वो 1 to 3 सेकंड्स तक के लिए होता है, फिर उसके बाद फॉस्फोक्रेटिनिन आ जाता है, देन फिर जो ग्लाइकोलाइसिस है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एंड देन जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो आप इसे पढ़ के ना इसका फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। इसके बाद एफिशिएंसी ऑफ मसल कंट्रैक्शन नहीं करना छोड़ें इसे। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल, तो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक डिफरेंस आना चाहिए आपको, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शंस का डिफरेंस आना चाहिए। प्लस यहाँ पर ना वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जो या स्विमिंग है या जो शेकिंग हैंड्स हैं इसमें कौन सी कंट्रैक्शन इन्वॉल्व हो रही है। तो आपने देखना है जहाँ पर भी जो लेंथ है, जब आप आगे पढ़ेंगे भी, जहाँ पर भी लेंथ सेम है और जो कंट्रैक्शन है वो तो हो ही रही है लेकिन टेंशन बढ़ रही है, सो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में जाता है। और जहाँ पे आइसोटोनिक कंट्रैक्शन का मतलब कि टेंशन सेम है लेकिन जो लेंथ है वो चेंज हो रही है। सो इसे रीड कर लीजिएगा। अलबत्ता हमें बताया गया था कि एमसीक्यू इस तरह के आते हैं, लेकिन हमारी मतलब अभी एज सच इट इज़ कोई इस तरह का एमसीक्यू नहीं आया था, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा सा जनरल कंसेप्ट होना चाहिए कि स्विमिंग के दौरान क्या होता है कि जो आपकी जो लेंथ है वो सेम रहती है, लेकिन आपने जो आपकी टेंशन है वो सेम रहती है बिकॉज के वाटर तो उतनी फोर्स लगा रहा है और आपने आगे की तरफ पुश अप करना। तो इसको देख लीजिएगा, इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोमेट्रिक ट्विचेस, अच्छा यहाँ पर ना सिर्फ ये दो तीन मसल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, ऑक्यूलर मसल, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल और इसके अलावा सोलियस मसल। सो सिर्फ उन्हीं के जो ड्यूरेशन वो पता होने चाहिए। फास्ट वर्सेस, अच्छा इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है और इनका डिफरेंस आप यहाँ से 4 से 5 पॉइंट्स कर लें। सो ये MBS ने अपने लेक्चर में बताया था ये कैसे MBM इंक्रीज़ होता है, SS डिक्रीज़ होता है, यहाँ पे MBM डिक्रीज़ हो जाता है और SS इंक्रीज़ हो जाता है। सिर्फ इतना सा आपने यानी कि इस नमूने से आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपको आनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया सोलियस और जो एंटीरियर टिबियालिस है। इसके बाद इसने बताया मोटर यूनिट। सो मोटर यूनिट ना इस चैप्टर का मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। सो मोटर यूनिट्स को आप यहाँ से लेकर ये कहाँ पे एंड होता है, नियर अबाउट हाँ यहाँ तक करना पड़ेगा। और जितना मैंने हाईलाइट किया इतना काफ़ी है, बाकी ज़्यादातर उन्होंने कंसेप्चुअल ही दिया होता है, सारे को रट्टा नहीं लगाना होता। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ तक आप एक मरतबा एटलीस्ट रीड करें और जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए इनको याद कर लें। इसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन, MCQ के लिए सिर्फ ये लेंथ आनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। और इससे बेशक नहीं भी करोगे तो चल जाएगा क्योंकि आपसे वैल्यूज़ बहुत कम पूछी जाती हैं। चेंजेस इन मसल स्ट्रेंथ, स्टेप इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्केलेटल मसल टोन, नहीं बेशक रहने दो इसे, इस तरह कोई सवाल नहीं आया करता स्केलेटल मसल टोन क्या है या इसे, बेशक यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ लेकिन हमारे किसी भी टॉपिक में कोई भी ऐसा सवाल नहीं आया। मसल फटीग इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर 2 से नहीं करनी है, आपने JP से करनी है बिकॉज के JP मैंने इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से पाया था। सो JP से आपने मसल फटीग करनी है। इसके अलावा ये कोई टॉपिक नहीं करना इसमें से, सिर्फ और सिर्फ काइनेजियोलॉजी की डेफिनेशन और कुछ नहीं यहाँ पे दी होगी, काइनेजियोलॉजी की डेफिनेशन दी होगी, ये दी हुई है, और कुछ भी नहीं करना इस टॉपिक में से। रिमॉडलिंग ऑफ मसल, सो इनकी सिर्फ डेफिनेशंस करनी है, इनकी डेफिनेशन सिर्फ आपने करनी है और बेशक जो बाकी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए मैंने पढ़ लें। एडजस्टमेंट ऑफ मसल लेंथ रीड कर लीजिएगा, दूसरा टॉपिक है जो कि मैं आपको कह रहा हूँ रीड कर लीजिएगा। हाइपरप्लेजिया ऑफ मसल फाइबर्स, डेफिनेशन सिर्फ और कुछ नहीं। मसल डिनर्वेशन काजेज रैपिड एट्रोफी, सो ये ना मसल डिनर्वेशन असल में आपका सिनेरियो इस तरह आ सकता है कि एक पर्सन है जो कि एक्सीडेंट हुआ उसका और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसके जो मसल्स हैं वो एट्रोफी कर गए। अब उन एट्रोफिड मसल्स का क्या हुआ ऐसा कि वो एट्रोफी कर गए, तो असल में उनकी मसल डिनर्वेशन हो गई थी। वो अब एक्सीडेंट तो हुआ है और जाहिर सी बात है कोई फ्रैक्चर वगैरह भी हुआ होगा, तो जो मसल होता है वो तो जाहिर सी बात है
से प्लास्टर कर देते हैं, बैंडेज कर देते हैं। सो बहुत जो जॉइंट है वो तो मूव नहीं करता ना, सो इस तरह से मूवमेंट भी नहीं हुई और जिस मसल डिनर्वेशन भी रही है, यानी कि उसके नर्व सप्लाई कट डाउन हो गए और जिसकी वजह से मसल एट्रोफी कर गया। सो आपसे ना ये सिनेरियो में से ये पूछा जाएगा कि असल में ये है क्या, यानी कि आपने रिकॉग्नाइज़ करना होगा कि मसल डिनर्वेशन हुई है। बाकी इसके सिम्टम्स अगर यहाँ पे लिखे हुए हैं तो पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि मसल डिनर्वेशन में होता क्या है। बिकॉज कोई भी सिनेरियो आता है तो आपने डायग्नोज करना होता है थ्रू सिम्टम्स। रिकवरी पोलियोमाइलिटिस वाला कर लीजिएगा और रिगर मॉर्टिस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनकी डेफिनेशन सिर्फ कर लीजिएगा और एज ए जेड इसमें कुछ नहीं आता, सिर्फ डेफिनेशन दोनों में से मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन और इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिएगा। इसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपने जेपी से करनी है, बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है, या फिर आप इसकी ऑस्मोसिस की वीडियो देख सकते हैं। ऑस्मोसिस ने बहुत अच्छे तरीके से जो दोनों इसकी टाइप्स हैं, ड्यूचिन और बैकमैन, दोनों की अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है और आपको पता चल जाएगा। ये उसने सिम्टम्स बताए हुए ना असल में, तो आप जब सिम्टम्स देखेंगे ना तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि असल में ये कौन सी टाइप ऑफ डिस्ट्रॉफी है। सो ये चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे दी एंड हो जाता है। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 7 की भी इसी के अंदर बना देता हूँ। सो चैप्टर नंबर 7 में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, स्टार्टिंग में सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। इसके बाद फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी, यहाँ पे ना बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। सो मेरे नज़दीक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसकी डायग्राम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉफ का सवाल है, लास्ट 2 ईयर से रिपीट हो रहा है ये सवाल प्रॉफ का। सो इसके बाद सिक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय द नर्व टर्मिनल्स, वैसे तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पे उसने बताया हुआ कि एक्सोसाइटोसिस कैसे होती है और ये ना आगे आपको एक डिजीज़ में काम आएगी, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में। इसके बाद एसिटाइलकोलिन ओपन्स साइम्पोसाइनेप्टिक चैनल्स। सो मेरे नज़दीक यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए इनको आप रीड कर लीजिएगा। वैसे इसमें बहुत सा कंसेप्ट अवेलेबल है, सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, हेडिंग सिर्फ इंपॉर्टेंट है, अपने हेडिंग ही पढ़नी है। एंड प्लेट पोटेंशियल, अब एंड प्लेट पोटेंशियल की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको और बस डेफिनेशन आ रही है, बाकी अनफ है। अलबत्ता एंड में ना ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, एंड प्लेट पोटेंशियल एट ए एंड सी आर टू वीक। अच्छा इसमें ना ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो एंड प्लेट पोटेंशियल है, सॉरी या आगे लिखा हुआ होगा कि बोtulinum की वजह से क्या होता है और इसके साथ साथ जो क्यूरे टॉक्सिन है उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर फॉर द ट्रांसमिशन एट, अच्छा इसकी ना सिर्फ आपको वैल्यू आनी चाहिए और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आती हो आपको। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और यहाँ से लास्ट चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से कुछ नहीं करना। इसके बाद उसने बताया हुआ है यहाँ पर ये जो ड्रग्स हैं, सो ये तीनों ड्रग्स में ना आपको नेम आने चाहिए और इनकी हेडिंग्स आपको पता हो कि असल में ये करते क्या हैं, ये ड्रग्स कहाँ कहाँ पे एक्ट करते हैं। सो एक तो नेम्स आने चाहिए इनके, मैं यहाँ पे लेशन लिख देता हूँ, नेम्स आने चाहिए और इसके अलावा इसकी हेडिंग अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कंसेप्ट आ जाएगा कि ये असल में काम क्या करते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ना एक पिक्चर सेंड की थी जिसमें मायस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम का डिफरेंस दिया हुआ था। सो उनको करना है ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सको कि ये सिम्टम्स मायस्थीनिया ग्रेविस के हैं या लैम्बर्ट-ईटन के हैं। इसके बाद आता है मसल एक्शन पोटेंशियल। मसल एक्शन पोटेंशियल, ये 3 पॉइंट्स आने चाहिए, बस काफ़ी हैं और इनमें से भी अगर आप ये वैल्यूज़ ही कर लोगे तो काफ़ी है। एक्शन पोटेंशियल सप्लाइड बाय द, यहाँ पे सिर्फ एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं करना। और इसके बाद एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग स्टार्टिंग में ना मैं कह रहा हूँ कि इसे छोड़ भी दो तो चल जाएगा, लेकिन ये 2 पॉइंट्स हैं ना ये आपको आने चाहिए, तो स्टार्टिंग वाला बेशक ना करो। हाँ अगर आपके पास टाइम है ना तो इसको रीड कर लेना, लेकिन मेरे नज़दीक ये इंपॉर्टेंट नहीं। रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो रिलीज, अच्छा यहाँ पर ना ये आयोडीन रिसेप्टर्स के बारे में बताया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं करना, रीड भी नहीं करना। कैल्शियम पम्प रिमूव्स कैल्शियम आयंस फ्रॉम द मायोफिब्रिलर फ्लूइड आफ्टर कंट्रक्शन, नहीं रहने दो। ये कैल्कुलेस्ट्रिन का पता होना चाहिए आपको और ये 2 पंप्स का पता होना चाहिए, एक इसका पता होना चाहिए और इस प्रोटीन का पता होना चाहिए, दोनों ही MCQs हैं, बाकी इसमें से कुछ नहीं करना, रीड भी ना करो। एक्साइटेटरी पल्स ऑफ कैल्शियम आयंस, सिर्फ वैल्यूज़ आनी चाहिए और कुछ ना आता हो बेशक चल जाएगा। मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, ये इंपॉर्टेंट है और अगर आप यहीं से कर लोगे ना तो ये अनफ है।
इसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 की वीडियो अपलोड करता हूँ।